शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को एक और झटका लगा है, क्योंकि मराठा आरक्षण से अंतरिम स्थगिति को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही इस स्थगिति को कायम रखते हुए 25 जनवरी से अंतिम सुनवाई शुरू करने की बात कही है। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगिति दिए जाने के साथ ही महाराष्ट्र में प्रवेश प्रक्रिया व पद भर्ती का काम भी अटक गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक और मराठा आरक्षण से स्थगिति हटाने से इनकार किया, वहीं दूसरी ओर स्थगिति पूर्व प्रवेश प्रक्रिया व पद भर्ती को भी अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसे मराठा आरक्षण के मामले में ठाकरे सरकार के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सांसद शरद पवार का 80वां जन्मदिन आगामी 12 दिसंबर को वर्चुअल रैली के माध्यम से मनाया जाएगा। इस आशय की जानकारी राकापा के शहर अध्यक्ष राजेंद्र महल्ले व जिलाध्यक्ष सुनील वराडे ने एक पत्रवार्ता में दी। इस पत्रवार्ता में राजेंद्र महल्ले ने बताया कि 12 दिसंबर को वर्चुअल रैली का सीधा प्रसारण मुंबई से किया जाएगा और प्रत्येक जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से यह उपक्रम चलाया जाएगा। जिले के सभी पूर्व विधायक, राज्य पदाधिकारी एवं सभी सेल के पदाधिकारी इस वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। अमरावती जिला वकील संघ द्वारा एडवोकेट सुनील बोले के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बार रूम में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जिला वकील संघ की ओर से सामाजिक दायित्व निभाते हुए और वकील सदस्यों के सहयोग से यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में कई वकील सदस्यों, पक्षकारों व अटर्नियों ने सहभाग लेकर स्वयंस्फूर्त रूप से रक्तदान किया। जिला वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र तायडे ने एडवोकेट सुनील बोले के जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया था। सरकारी राशन दुकानों से अनाज नहीं मिलने की शिकायतें कई बार सामने आती है, लेकिन अब तक राशन कार्ड धारकों के पास उसी दुकान के अलावा किसी अन्य राशन दुकान से सस्ता सरकारी अनाज प्राप्त करने का पर्याय उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें उसी राशन दुकानदार की मनमानी सहन करते हुए वहीं से अनाज लेना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्राहक अब अपनी पसंद के अनुरूप राशन दुकान बदल सकेंगे। प्रशासन ने अब ग्राहकों को पोर्टेबिलिटी का पर्याय उपलब्ध कराया है, जिसका लाभ अमरावती जिले में अब तक करीब 19,987 कार्ड धारकों द्वारा लिया गया है। राज्य के तंत्र शिक्षा संचालनालय द्वारा वर्ष 2020-2021 के शैक्षणिक सत्र हेतु प्रथम व सीधे द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी तथा प्रथम वर्ष औषधि निर्माण शास्त्र पदवी का पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 11 से 29 दिसंबर तक केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की गई है। इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत अमरावती विभाग में प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी पदवी का पाठ्यक्रम के लिए 19 संस्थाओं में 4,818 तथा प्रथम वर्ष औषधि निर्माण शास्त्र पदवी का पाठ्यक्रम हेतु 36 संस्थाओं में 2,160 सीटें उपलब्ध हैं। इस आशय की जानकारी स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित जिला मराठी पत्रकार संघ के मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता में उपरोक्त जानकारी देते हुए तंत्र शिक्षा सह संचालक डॉक्टर जाधव ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों हेतु 2 राउंड में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही शैक्षणिक सत्र से अमरावती विभाग के अमरावती स्थित शासकीय तंत्र निकेतन में केमिकल इंजीनियरिंग और मूर्तियापुर स्थित शास्त्रीय तंत्र निकेतन में सिव्हिल इंजिनिअरिंग ये 2 पाठ्यक्रम नए सिरे से सुरू किए गए। यावर्षी प्रवेश प्रक्रियेचे 2च राउंड होणार आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या लॉगिन मधून संस्थानिहाय आणि अभ्यासक्रमनिहाय ऑप्शन फॉर्म भरायचे। हे त्यांचे पसंतीक्रम असेल आणि त्यांच्या मेरिट नंबरनुसार त्यांना पसंतीक्रम अलॉट करण्यात येतील। अलॉट झालेल्या पसंतीक्रमांना त्यांना ॲक्सेप्ट करायचं आहे। त्यांच्या लॉगिनमधून जर ते त्यांना पसंत आले असेल तर नंबर 1चा पसंतीक्रम मिळाला असेल तर तो ऑटो फ्री जाईल। तो अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना घेणं आवश्यक आहे। त्यासाठीची आवश्यक फी ₹1,000 त्यांनी ऑनलाइन त्यांच्या लॉगिनमधून भरायची। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक शालाएं शुरू नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से अब नियमित पाठ्यक्रम को पूरा करने में काफ़ी दिक्कतें पैदा होंगी। इस बात के मद्देनज़र कक्षा 9वीं व 10वीं के सभी विषयों के पाठ्यक्रमों में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों को अब काफ़ी हद तक राहत मिलती नजर आ रही है। प्रतिवर्ष 15 जून के बाद शालाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार दिसंबर माह शुरू होने के बावजूद भी शालाएं पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई हैं। सरकार द्वारा दीपावली के बाद शालाएं शुरू करने के संदर्भ में विचार शुरू था और 23 नवंबर से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में प्रत्यक्ष पढ़ाई लिखाई का काम शुरू किया गया, लेकिन शालाएं अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई हैं। ऐसे में पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पास पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है। अतः पाठ्यक्रम के कुछ हिस्से को अध्यापन से हटाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। इस समय राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही, जिसे देखते हुए आगामी 1 जनवरी से राज्य की सभी शालाओं में कक्षा 5वीं से कक्षा 8वीं के दरवाजे विद्यार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे और तमाम प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का पालन करते हुए
शालाओं में पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही आगामी अप्रैल व मई माह में कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा ली जाएगी। हालांकि इस शैक्षणिक वर्ष में चूंकि पढ़ने लिखने हेतु बेहद कम समय उपलब्ध हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की जाएगी और 15 अप्रैल तक जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उसी आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अचलपुर तहसील अंतर्गत आने वाले वज्जर स्थित स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य मतिमंद मूकबधिर अपंग बाल गृह के संचालक शंकर बाबा पापलकर को अनाथों के पिता के रूप में जाना जाता है। इस संस्था में लावारिस पाए गए छोटे दिव्यांग बच्चों को सहारा देकर उनकी परवरिश करते हुए उन्हें शिक्षा देकर खुद के पांव पर खड़ा कर विवाह योग्य उम्र होने पर उनकी शादी कराकर उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी भी शंकर बाबा आज तक निभाते आए हैं। इसी के तहत अब शंकर बाबा पापलकर की 24वीं मानस कन्या वर्षा का शुभ विवाह इसी बालगृह में रहने वाले मूकबधिर समीर नामक युवक के साथ किया जा रहा है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि शंकर बाबा पापलकर की मानस कन्या वर्षा का कन्यादान करने की जिम्मेदारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा उठाई गई है और वर्षा का कन्यादान आगामी 20 दिसंबर को गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित निवास स्थान में किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर देश के दिव्यांग व अनाथ लड़के लड़कियों को उम्र के 18 वर्ष की आयु के बाद भी आजीवन पुनर्वास के लिए बाल गृह में ही रहने देने के लिए भारत सरकार से कानून बनाने की विनती भी की जाएगी। जिले में बुधवार 9 दिसंबर को कोरोना के 51 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,348 पर जा पहुंची। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 40 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 30 पुरुषों और 18 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 31 और ग्रामीण इलाकों के 20 लोग शामिल हैं। नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद सहित 17 सदस्यीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करने हेतु विगत 17 अप्रैल 2020 को होने वाले चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए आगे टाल दिया गया था। वहीं लॉकडाउन काल के बाद अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अब उच्च न्यायालय में नियमित कामकाज शुरू हो गया है। ऐसे में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव लिए जाएं, ऐसी मांग एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा की जा रही है, जिसके मद्देनजर समिति सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से पूर्ण किया जाएगा। आगामी मार्च या अप्रैल माह तक यह चुनाव लिए जाएंगे। इस वक्त दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु विदर्भ क्षेत्र के तेजतर्रार नेता तथा महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कडू विगत शुक्रवार को अमरावती से दिल्ली जाने हेतु अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बाइक रैली लेकर रवाना हुए थे। और अब बच्चू कडू के लिए दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से निकलकर उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां से दिल्ली अब मात्र 186 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य मंत्री बच्चू कडू अपने समर्थकों के साथ कल गुरुवार 10 दिसंबर को दिल्ली की सिंधु सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन स्थल पर पहुंच जाएंगे। पता चला है कि गत रोज 8 दिसंबर की सुबह मध्य प्रदेश के गुना से आगे बढ़ते हुए ग्वालियर पहुंचे राज्य मंत्री बच्चू कडू ने भारत बंद आंदोलन में शामिल होते हुए गुना ग्वालियर महामार्ग पर चक्का जाम आंदोलन भी किया। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न गाँवों में किसानों से मुलाकात करते हुए मंगलवार की शाम ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री बच्चू कडू व उनके साथ बाइक रैली में शामिल कार्यकर्ताओं का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। और मंगलवार की शाम राज्य मंत्री बच्चू कडू व उनके कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर के गुरुद्वारा में रात्रि विश्राम किया, जहां पर उन्होंने क्षेत्र के किसानों के साथ बैठक भी की। पश्चात बुधवार की सुबह राज्य मंत्री बच्चू कडू ग्वालियर से निकलकर मथुरा की तरफ आगे बढ़ गए। इस समय अमरावती जिले में कई स्थानों पर सेंद्रीय खेती की जा रही है और रासायनिक खाद में हुई दर वृद्धि की वजह से गोबर खाद के दाम भी काफ़ी बढ़ गए। साथ ही मांग बढ़ने की वजह से गोबर खाद मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। रासायनिक खादों की वजह से जमीन की उर्वरक क्षमता कम होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जिन किसानों द्वारा जानवर नहीं पाले जाते, ऐसे किसान यदि अपने खेत में उत्पादित होने वाले सोयाबीन व कपास सहित अन्य फसलों के अवशेष को जलाने की बजाय किसी एक स्थान पर गड्ढा खोदकर उसमें उसे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो अपने आप ही जैविक खाद उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा पशुपालन करने वाले किसानों द्वारा अपने मवेशियों के गोबर को एक जगह जमा करते हुए सुखाने के बाद भी बड़े पैमाने पर जैविक खाद उपलब्ध हो सकती है। इन दिनों ऐसी एक ट्रॉली गोबर खाद 5 से 6 हज़ार रुपये के दाम में उपलब्ध है। विगत कई वर्षों से किसान अब रासायनिक खाद की बजाय गोबर खाद व जैविक खाद पर विशेष जोर दे रहे हैं, लेकिन इन दिनों यह खाद लदाई और ढुलाई की वजह से काफ़ी महंगी पड़ रही है। ऐसे में अपने अपने खेत में ही गोबर खाद के साथ साथ जैविक खाद व केंचुआ खाद तैयार करना फायदेमंद हो सकता है। ऐसी जानकारी जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी विजय चवाले द्वारा दी गई है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने कहा है कि इस समय अमरावती जिले सहित पूरे महाराष्ट्र राज्य में किसानों की स्थिति बेहद गंभीर है और यहां पर अतिवृष्टि व बेमौसम बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हुई हैं। ऐसे में राज्य का किसान महाराष्ट्र सरकार की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, लेकिन अपने किसानों की फिक्र करने की बजाय महाराष्ट्र सरकार को पंजाब व हरियाणा के किसानों की पड़ी है। साथ ही सरकार ने किसानों के खातों में मात्र 2,000 रुपये डालकर उनके साथ घिनौना मजाक किया है। इस आरोप के साथ ही विधायक रवि राणा ने कहा कि गत रोज विपक्षी दलों द्वारा आहूत किया गया भारत बंद आंदोलन महाराष्ट्र में पूरी तरह से विफल रहा है और राज्य के किसानों का इस भारत बंद को कोई प्रतिसाद नहीं मिला है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अमरावती शहर उपाध्यक्ष सचिन बावनेर ने प्रभाग क्रमांक 17 में जनता की समस्याओं को हल करने हेतु आमरण अनशन करना शुरू किया है। इस अनशन का प्रारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का पूजन करते हुए किया गया। इस समय मनसे के महानगर अध्यक्ष संतोष बदरे भी उपस्थित थे। इस आंदोलन को प्रभाग क्रमांक 17 के नागरिकों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है और कई लोग अनशन मंडप को भेंट दे रहे हैं। सिंधुजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वरुड के निकट एक पिकअप और एक्टिवा वाहन की टक्कर में 22 वर्षीय युवक की मृत्यु होने की घटना मंगलवार को सामने आई। जानकारी के मुताबिक नागपुर के जूना मस्जिद परिसर में रहने वाला 22 वर्षीय युवक मोहम्मद तारिक मोहम्मद फारूक अपनी एक्टिवा से वरुड की ओर आ रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप वैन से उसकी एक्टिवा टकरा गई। इस हादसे में मोहम्मद तारिक गंभीर रूप से घायल हुआ और रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने उसे तत्काल ग्रामीण अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बंद घरों में सेंधमारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में अज्ञात चोरों ने अचलपुर शहर में एक घर, येवदा में एक मंदिर और परतवाड़ा में उप विभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय को निशाना बनाते हुए वहां चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। अचलपुर के बागवानपुरा में रहने वाले अक्षय बहुरिया 7 दिसंबर को अपने घर के दरवाजे को ताला लगाकर मोहल्ले में होने वाली शादी में गए थे। इसी बीच अज्ञात चोर ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और लॉकर में रखा 10 ग्राम सोने का नेकलेस और 5,000 रुपये नकद सहित कुल 30,900 रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं येवदा गांव में 2 चोरों ने एक बंद मंदिर का ताला तोड़कर भीतर रखी दान पेटी सहित नगद राशि उड़ा ली और ऋषिवाड़ी के वशिष्ठेश्वर महादेव संस्थान की दान पेटी को फोड़ने का भी प्रयास किया, जिसका प्रतिकार करते समय पुजारी के साथ मारपीट की गई। तीसरी घटना में अज्ञात चोरों ने अचलपुर के उप विभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय के 3 इमारतों के तालों को तोड़कर 3 कंप्यूटर व 2 डिजिटल कैमरे चुरा लिए। गाड़गनगर थाना पुलिस ने इरविन चौक परिसर में कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए भीड़ जमा करने के मामले में 33 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गत रोज इरविन चौक परिसर में भारत बंद आंदोलन के चलते रैली निकाली गई थी। इस मामले में पुलिस ने अलीम पटेल, रोशन अर्डक, सुभाष पांडे सहित 30 से 35 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा गाड़गनगर थाना पुलिस ने कोविड नियम उल्लंघन के मामले में कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं पर भी अपराध दर्ज किया है। कांग्रेस की ओर से गत रोज इरविन चौक परिसर में भीड़ इकट्ठा करते हुए रैली निकाली गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कांग्रेस के शहराध्यक्ष किशोर बोरकर, शिवसेना के महानगर अध्यक्ष सुनील खराटे, पूर्व महापौर पार्षद विलास इंगोले, मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख सहित पूर्व सांसद अनंत गुड़े के साथ 90 से 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अपराध दर्ज किया है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले शिवन गांव में रहने वाली एक लड़की को भगाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। लड़की की मां ने चांदू रेलवे के थूगांव निवासी अजय मोखड़े पर युवती को भगाने का शक जताते हुए पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला को शादी का प्रलोभन दिखाकर दुराचार करने के मामले में 3 लोगों सहित 2 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक अमरावती के विलासनगर परिसर में रहने वाले प्रवेश उर्फ बिट्टू साहू ने शिकायतकर्ता महिला के साथ 4 अगस्त 2017 में जान पहचान बनाई थी। इसके बाद महिला को शादी का प्रलोभन दिखाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही जब 30 नवंबर 2020 को इस महिला को पता चला कि प्रवेश साहू की किसी अन्य लड़की के साथ शादी जुड़ गई है, तब महिला ने प्रवेश साहू को शादी नहीं करने और सगाई तोड़ने की बात कही। इसके बाद प्रवेश साहू सहित महेश साहू, राजेश पड्डा, कल्लू प्रसाद साहू एवं 2 महिलाओं ने इस शिकायतकर्ता महिला को रिंग रोड पुल के पास बुलाकर गाली गलौज करते हुए उसे अपमानित किया। इस मामले में नांदगांवपेट पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। फ्रेजरपुरा थाना पुलिस ने यशोदानगर चौक में एक मोटरसाइकिल पर अवैध शराब की ढुलाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से मोटरसाइकिल सहित विदेशी शराब की बोतलें समेत 35,180 रुपये का माल पकड़ा गया है। इस मामले में मनोज डोईफोड़े व श्याम डोईफोड़े को हिरासत में लिए जाने पर निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। विगत सोमवार की शाम चांदू रेलवे शहर के गुलाबराव महाराज मंदिर के पास मां बेटे के शव रक्तरंजित अवस्था में पाए गए थे। इस मामले की जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि मृतक महिला ने खुद अपने हाथ से अपने दिव्यांग बच्चे के गले पर ब्लेड से वार करते हुए उससे मौत के घाट उतारा और बाद में और इसी तरीके से खुद को भी लहूलुहान करते हुए आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने मृतक माधुरी गजानन सिंगनपुरे के खिलाफ हत्या और आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।